तो दोस्तों स्वागत है आपका लीगल लॉ पीडिया में। और मैं एडवोकेट ज़ैड ठकुराज आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा कौन सा लॉ है या फिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर कर कर आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। देखिए, वाइफ के लिए, एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए तो इस देश में बहुत सारे कानून हैं। अगर ज़रूरत है कानूनों की इस वक्त तो वो है एक पुरुष जिसके हक में बहुत ही कम से कम 2-3 ही कानून आते हैं, ठीक है, उसके राइट के अंदर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू कीजिए। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब डिवोर्स केस फाइल होता है तो एक डिवोर्स केस डलता है। मेंटेनेंस का 125 सीआरपीसी की सेक्शन मेंटेनेंस का अलग से एक एप्लीकेशन या पिटीशन डलती है, ठीक है, और एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस डलता है। तो बीवी जो होती है, जो एक वाइफ होती है, वो इन तीनों चारों में से किसी भी केस को डालकर अपना मेंटेनेंस ले सकती है, ठीक है। लेकिन मजा कब है? मजा तब है जब उसको मेंटेनेंस ना मिले। आधी तो वो तभी टूट जाएगी जब उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन 125 क्लॉज 4 कहता है कि भाई इस 3 कंडीशन में बीवी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन क्या है कि वो जो वाइफ है आपकी वो एडल्ट्री में हो, मतलब किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा हो, मैरिटल अफेयर है ना, मतलब शादीशुदा है फिर भी उसका कोई और बाहर अफेयर, मतलब कोई बॉयफ्रेंड है या कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ वो फिजिकली रिलेशन में है या फिर कमिटेड है। पहला ये कि वो अडल्ट्री में होनी चाहिए और इसको प्रूफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आप उसको मेंटेनेंस देने से बच सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ आपने कह दिया और आप बच जाओगे, नहीं, वो चीज़ आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। दूसरा है कि जो आपकी वाइफ है वो अपनी मर्जी से आपका घर छोड़ के गई हो, मतलब ससुराल को उसने अपनी मर्जी से छोड़ा हो और जाके मायके में बैठ गई हो और 10 बार बुलाने से भी नहीं आ रही हो, तो भी ऐसी सिचुएशन में बीवी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो तीसरी, जो लास्ट सिचुएशन है वो ये है कि उन दोनों का म्यूचुअल डिवोर्स हो रहा हो। देखिए, म्यूचुअल डिवोर्स में भी सारी जो भी इंस्ट्रक्शन होती है ना वो पहले से ही एक्सेप्ट होती है, वाइफ को भी और हस्बैंड को, कि भाई मैं तुझे इतना दूंगा और तू इतना ले रही है, बस इतना ही मैं दे सकता हूँ। तो अगर म्यूचुअल डिवोर्स है तो उसमें मेंटेनेंस का जितना भी होता है या फिर एलिमनी का जो भी अमाउंट होता है वो ऑलरेडी फिक्स होता है, ठीक है। तो म्यूचुअल डिवोर्स है तो उसमें भी आप मेंटेनेंस की मांग नहीं करते। अब ये तो बात हुई दोस्तों कानून की, कि कानून आपको कैसे राइट देता है या वाइफ को क्या राइट देता है या किस सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस नहीं देना है आपको या नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप कंसीडर करें, अगर आप उन पर ध्यान दें तो भी आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ जो है ना तो वो एडल्ट्री में है, ना वो अपनी मर्जी से छोड़ के गई है, ना ही आपका म्यूचुअल डिवोर्स है, ये तीनों कंडीशन आप पे अप्लाई नहीं होती, तो आपको क्या करना है ना। उसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ, तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके अकाउंट में जितनी भी इनकम है, जितना भी पैसा, जितनी भी सेविंग पड़ी है, उसको जल्दी से ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए, ट्रांसफर तो शो करेगा कि भाई इसके पास 50,000 रुपये थे और इसने किसी और के अकाउंट में भेज दिए, क्यों भेजे। ये कोर्ट आपसे सवाल पूछेगा कि 50,000 थे, क्यों भेजे। तो आप उसको ये कह सकते हो कि सर मेरा पास उधार था, बहुत पहले मैंने लिया था, मुझे वो चुकाना था, उस बंदे ने मांग लिया तो मैंने दे दिए, ठीक है, मैंने उधार चुकाया। पहले तो ये जितना हो सके ना आप अपने अकाउंट को खाली रखिए, और खाली भी नहीं, अगर आपको शक है कि खाली रखूंगा तो पता लग जाएगा कि मैं तो इतना कमा रहा हूँ, खाली क्यों है, तो हो मतलब नॉर्मल अमाउंट जो होता है 5,000 10,000 आप अपने उसमें अकाउंट में डाल के रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि अपने पास आप कैश रखें। अगर आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एटीएम से गए और कैश निकाल लिया, आप अपने अकाउंट की पेमेंट पहले किसी और को भेजिए और फिर उसके अकाउंट के द्वारा कैश निकालिए और अपने पास रखिए, ठीक है। किसी भी तरीके से आपकी लिस्ट में, ट्रांजैक्शन लिस्ट में ये नहीं दिखना चाहिए कि आपके पास इतनी सेविंग है, क्योंकि अगर ऐसा दिख जाता है और आगे चलकर अगर आप मेंटेनेंस देने में आनाकानी करते हैं तो कोर्ट को ये राइट है कि वो आपकी सारी जितनी भी सेविंग है वो बीवी के ट्रांसफर कर दे और आपका बैंक अकाउंट सीज कर दे, ठीक है। ये कोर्ट को राइट होता है। तो पहले ही अपना भैया जुगाड़ करके चल लो कि ताकि आगे ये दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े। जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो ये है कि व्हीकल को अपने नाम ना रखे। देखिए, जैसे मान लीजिए 4 पहिया की गाड़ी है और आप कोर्ट में बोलोगे मैं तो कमाता ही नहीं हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो कोर्ट ये कहेगी तू 4 पहिया की गाड़ी लेकर चल रहा है, तेरे पास पैसा नहीं है, उसका भी तो खर्चा होता है, पेट्रोल भरवाने का, साफ सफाई का, कुछ हो गया डेंट वेंट बढ़ गया उसको भरवाने का, तो गाड़ी कोई नॉर्मल इंसान तो रखेगा नहीं, जो उसको अफोर्ड कर सकता है वही रखेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जो आपकी गाड़ी है ना वो किसी और के नाम पे ट्रांसफर करवा दीजिए ना, जैसे रिश्तेदारों के नाम पे ट्रांसफर करवा दी, किसी और के नाम पे, वो आपकी गाड़ी है ही नहीं, है ना, बस आप तो चला रहे हो कुछ दिनों के लिए, आप ऐसा कीजिए। तीसरा ये है कि जो आप अगर आपने LIC करा रखी है, देखिए करा रखी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर करा रखी है तो उसका जो प्रीमियम है उसको ट्रांसफर तो कर नहीं सकते हो आप अपने रिश्तेदारों पे, क्योंकि वो आपकी है। उसका जो प्रीमियम है आप कोशिश कीजिए कि आप कैश अपने किसी रिश्तेदार को दे दो और वो भर दे, है ना। ये नहीं शो होना चाहिए कि आप अपना प्रीमियम खुद भर रहे हैं। और जितना हो सके LIC की जो भी प्रीमियम आपने लिया हुआ है उसको कोर्ट की नज़रों से, उसको केस की नज़रों से, उसको अपनी वाइफ की नज़रों से दूर रखें,
ठीक है, ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि उसको कोर्ट से दूर रखो, वरना वो भी हड़प लिया जाएगा कोर्ट द्वारा और वाइफ को दे दिया जाएगा। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आपके जो भी माता पिता हैं वो आपको डिसऑन कर दे या डिबार्ड कर दे, बेदखल कर दे अपनी प्रॉपर्टी से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़े, लेकिन ज़्यादा कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप कोशिश कीजिए कि अपने आपको डिसऑन या डिबार्ड करवा लीजिए, ठीक है। और जब आपको पता है कि आपकी वाइफ मतलब ऐसी है, या फिर आपको लगता है कि मेरी वाइफ केस कर सकती है, इतना बड़ा स्टेप वो ले सकती है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स से पहले ही अलग रहने लगे, ठीक है। आपका खाना अलग बन रहा है, आप अलग रह रहे हैं, तो इस वजह से आपके पेरेंट्स बच जाएंगे। उसके बाद जो है आप अपने एक्सपेंसेस शो कीजिए, जैसे कि आपकी फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जैसे आपके छोटे भाई बहन है वो पढ़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, पेरेंट्स बूढ़े हैं उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, या फिर अगर आप इकलौते हैं तो इनके अलावा कोई और करने वाला नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी आप शो कीजिए कि भाई मेरे पे इतने लोगों की ऑलरेडी जिम्मेदारी है जिनकी मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों आप सेक्शन 91 सीआरपीसी और सेक्शन 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाकर आप ये जान सकते हैं कि आपकी वाइफ कितना कमा रही है, उसके पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी कितनी है, उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, ये दिखाइए कि आप बीमार हैं, आप कैपेबल नहीं है कमाने के, अर्निंग के, या फिर आपको कोई बीमारी है तो उसके डॉक्यूमेंट शो कीजिए कि भाई मैं अभी नहीं कमा सकता हूँ, नहीं मेंटेनेंस दे सकता हूँ। इस बिहाफ पे हो सकता है कि आपको मेंटेनेंस मिल जाए पत्नी से, अगर वो पढ़ी लिखी है, कमाते, तो कोर्ट उसको डायरेक्शन देगा कि भाई जाके कमा और इसको भी मेंटेनेंस दे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शो वाइफ इनकम का प्रूफ। अगर आपको पता है कि आपकी वाइफ कमा रही है, ठीक है, तो उसके बैंक की ट्रांजेक्शन आप शो कीजिए, है ना। नहीं शो कर सकते तो सेक्शन 91 की एप्लीकेशन लगा के कोर्ट में दिखा दीजिए कि भाई मेरी वाइफ कितना कमा रही है, वो आके मुझे बताए, और वो कोर्ट में आएगी, पेश होगी और बताएगी, है ना, कि मैं इतना कमा रही हूँ, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी सेविंग है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। लीगल वीडियो को फॉलो कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू।